स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमित लोगों में से अब तक 1,24,29,564 लोग हुए ठीक। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,17,000 से ज्यादा मामले आए सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया कि राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल पर स्थापित किया जाएगा 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। इस अवधि में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाएं ही होंगी संचालित। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित प्रदेश के 10 जनपदों में बढ़ाई गई चौकसी। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बढ़ाई गई पुलिस की गश्त। लोगों से घर से न निकलने की गई अपील। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,24,29,564 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.31% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 93,528 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड-19 टीके की अब तक 11,72,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल स्थापित किया जाए। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। साथ ही कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कोविड टेस्टिंग के लिए शासन स्तर पर दरें भी तय की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल के साथ इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी जाएं। इस समय भीड़ संक्रमण को बढ़ाने वाला हो सकता है। ओपीडी सेवाओं के लिए टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित हों। मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक के लिए स्थगित रखा जाए। साथ ही लखनऊ के केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय और कैंसर इंस्टीट्यूट को डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए और अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। यहां जल्द से जल्द सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। आपातकालीन सेवाओं के लिए लखनऊ में ट्रामा सेंटर का संचालन सुचारू रखा जाए। आज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होम आइसोलेशन में निवासरत लोगों की सुविधाओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे मरीजों को सभी प्रकार की आवश्यक दवाओं को समाहित करते हुए मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल किट में न्यूनतम 1 सप्ताह की दवा जरूर हो। दवाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। इस कार्य की हर दिन समीक्षा की जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन डीएम, पुलिस कप्तान और सीएमओ नियत समय पर बैठे स्थानीय स्थिति की समीक्षा करें और आगे की रणनीति तय करें। अस्पताल में इलाजरत और समस्याओं का पूरा ध्यान रखें। सीएम हेल्पलाइन 1076 के सभी माध्यम से मरीजों से लगातार संवाद बनाए रखा जाए। हर दिन की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत भी कराया जाए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पर्यटक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए व्यापारी भी सामने आ रहे हैं।
प्रदेश के कई व्यापारिक संगठनों ने बंदी का ऐलान किया है। नरही बाजार शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंद रहेगा। आलमबाग बाजार भी रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ के मुख्य बाजारों को 20 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी वे घर से बाहर निकले। बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर सहित 10 जनपद जहां 2000 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जहां पहले से नाइट कर्फ्यू है, अब वहां इसके समय में बदलाव किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जीवन और जीविका साथ चले। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए। जहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता पाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 18 बाजार की सड़कों नाइट कर्फ्यू के बदले हुए समय की जानकारी देने के लिए एडीसीपी रणविजय खुद हाथ में माइक लेकर अनाउंस करते हुए नजर आए। सड़कों पर वाहनों की जांच और गश्त करते हुए वे देखे गए। डीएम का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के इलाकों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के कर्फ्यू लागू किया गया है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, आसपास के इलाकों में दिल्ली में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसमें आवश्यक वस्तु तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सर्विसेज और अन्य मूवमेंट में निषेधाज्ञा जारी की गई है। आपके माध्यम से जनता से अपील है कि अपने दैनिक गतिविधियों में, वो ऑफिस जा रहे हो अथवा अपने सोसाइटी में हो, जो जहां भी है सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी अवश्य रखें। कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है, खांसी बुखार अथवा कोविड-19 की लक्षण अगर उनमें दिखता है, वो कृपया अपने कार्यालय तथा और बाहर न जाए। और यदि कोई मदद की जरूरत होती है, प्रशासन की कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर है 180041922211 180041922211। इस कॉल सेंटर में कॉल करके आप मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लड़ाई में विगत 1 साल में आप लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक प्रयास किया है, जिसकी वजह से काफी हद तक हम लोग नियंत्रण कर पाए हैं। विगत कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ती नजर आ रही है और आसपास की इलाकों में भी संक्रमण काफी बड़ा है। अतः हम लोगों को बहुत ही केयरफुली आने वाले दिनों में जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरठ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इससे बचने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल 595 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अब तक 421 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 अप्रैल को होना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में मास्क अनिवार्य करते हुए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा मेरठ जिले में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सरकार का फरमान आते ही पुलिस और प्रशासनिक अफसर एसएसपी अजय साहनी ने चेकिंग अभियान चलाया और मास्क न पहनने वालों और कर्फ्यू के दौरान घूमने वाले लोगों से नाराजगी जाहिर की और उन्हें कोविड-19 से बचने के साथ साथ नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। रात्रिकालीन निषेधाज्ञा हुआ है। रात्रि में निषेध लागू किया गया है, जिसमें आज शाम को सभी व्यापार मंडलों से मीटिंग करके सबको बता दिया गया है कि अपने अपने जगह व्यापार मंडल के सभी लोग दुकानों को बता दें कि ये रात्रि में 8 बजे के पश्चात लोग ना निकले। 8 बजे से सुबह 7 बजे तक गाड़ियों से सभी जगह अनाउंसमेंट भी कराया गया है, सभी को बताया गया है, सबको जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। 188 के तहत मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूला जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को तमाम साधनों से जागरूक भी किया जा रहा है। हाँ, सभी व्यापार मंडल के लोगों से भी वार्ता हुई है। जहाँ तक चुनाव का और कोविड का है, कोविड में पिछले वर्ष भी मेरठ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी बहुत तारीफ हुई। चुनाव भी बहुत निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बताया गया है कि कहीं भी कोई ऐसी हरकत चुनाव में ना करें, अन्यथा उन्हें इसकी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड में भी जैसे पूरी तरह पुलिस, पत्रकार, जनता और व्यापारियों के साथ मिलकर बेहतर नतीजे दिए गए हैं, वैसे ही प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि मेरठ में जनता भी जागरूक हो रही है, अधिकतर मास्क का प्रयोग कर रही है और आगे भी इसके अच्छे परिणाम होंगे। देखिए, इसमें हम लोगों ने हर स्टेप पे प्रिकॉशंस लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई, जो हमने 2 जगह कराई थी और एक रूम में केवल 30 लोग हम लोगों ने बिठाए थे। वहाँ भी हम टेम्परेचर चेक करा रहे थे और सबको मास्क हम लोगों ने पहनना अनिवार्य किया होता है। इसी प्रकार नॉमिनेशंस अब ब्लॉक्स पे खत्म हुए हैं। आज और कल स्क्रूटनी है, परसों प्रतीक आवंटन है। हम ब्लॉक्स पे भी पूरा गोले बना करके और बार बार अनाउंसमेंट करा रहे हैं। सैनिटाइजर हम लोग वहाँ पे उपलब्ध कराया हुआ है कि जो भी लोग अपना नामांकन भरने आ रहे हैं वो कोविड की गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करें। इसी के साथ हम लोग जो हमारा इलेक्शन 26 तारीख को है और जब पार्टी मूवमेंट होगा उसमें भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि हर पोलिंग पार्टी को हम लोग 1 लीटर सैनिटाइजर देंगे और हैंड ग्लव्स देंगे और बाकी सारी उनको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। कोविड की गाइडलाइंस का पालन उन्हें कैसे करना है और जो वोटर्स आ रहे हैं उनको कैसे कराना है। तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ और अपने सारे कार्मिकों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोविड को लेकर के चुनाव के बीच में नहीं आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और एम्स के अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से बात की और मौजूदा हालात और चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर के भी चर्चा हुई। हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा है, आज हमारे पास उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चिकित्सा प्रणाली और दवा समेत कई जरूरी पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। Therefore, we need to be very vigilant in terms of testing, isolating and making sure that all infection control measures are taken. We need to be very vigilant. I had already told the hospital administration and MS to make sure that we have enough medications available, whether it be remdesivir, whether it be steroids, whether it be tocilizumab. So both from NCI and from the trauma center, please make sure that there is enough medication available to treat both the trauma center, have enough oxygen. भारत में कोरोना जांच के क्षेत्र में भी कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26,34,76,625 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,73,210 सैंपल कल टेस्ट किए गए। सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग और तेज कर दी है। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की आसान उपलब्धता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में होगा उनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए दूर दराज के स्थानों से 100 अन्य स्थानों की पहचान की जा रही है। भारत सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का भी निर्णय लिया है। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय निविदा को अंतिम रूप देगा और एमईए के मशीनों द्वारा पहचाने जाने वाले आयात के संभावित स्रोतों का भी पता लगाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की जाएगी। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली।
देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दवा नियामक विदेशों में निर्मित कोरोना टीके की सीमित आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर इस पर फैसला कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो भी विदेशी कंपनियां चाहती हैं कि उसके टीके का इस्तेमाल भारत में टीकाकरण के लिए किया जाए, उन्हें आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र मिलने के 3 दिन के अंदर भारतीय औषधि महानियंत्रक इस बारे में निर्णय लेगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी तैयार कर ली गई है। प्रक्रिया के तहत DCGI की अनुमति मिलने के 30 दिनों के अंदर विजन क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। विदेशी वैक्सीन के विजन ट्रायल के रिपोर्ट पहले DCSCO और फिर आखिरी मंजूरी के लिए DGCI को सौंपी जाएगी। रूस में भारतीय राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के पहले बैच को अप्रैल में भारत लाया जाएगा। वेंकटेश ने कहा है कि भारत में टीका उत्पादन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और 5 करोड़ प्रति महीने से अधिक की खुराक तैयार की जा सकती है। इससे पहले भारत में रूस के उपदूत रोमन बाबू किशन ने कहा कि भारत द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल अनुमोदन विशेष साझेदारी में नया आयाम खोलेगा। रूस की स्पुतनिक को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति में से मंजूरी मिल गई है। भारत में हरी झंडी मिलने के बाद ये तीसरी कोविड दवा है। भारत रूसी दवा के इस्तेमाल वाला 60वां देश बन गया है। ये दवा अब तक कुल 3 अरब वाले कुल देशों में स्वीकृत है, जो दुनिया के कुल 40% आबादी के लिए है। जनपद मुरादाबाद में जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में हर रोज तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर भी जनपद में प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से ज्यादा लोग संक्रमित न हों और कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके, इसको लेकर जनपद में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी अधिक रफ्तार से किया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अब बिना किसी डर के उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीन लगवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। वैक्सीनेशन करा चुके लोगों का कहना है कि जनपद सहित पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण का सफल अभियान चल रहा है। इसके लिए योगी सरकार धन्यवाद की पात्र है। दूसरा फेज शुरू किया था, इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगे थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारा टारगेट था 16,614। इसमें अब तक हम 13,255 लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, जो कि लगभग 80% है, और 10,323 लोगों को हम सेकंड डोज लगा चुके हैं। अभी हमारा 1 अप्रैल से 45 प्लस का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। तो 1 अप्रैल से अभी तक यदि हम देखें तो हम इसमें हमारा टारगेट पूरे साल महीने का जो टारगेट है वो 1,74,000 का टारगेट है। उसके सापेक्ष हम अब तक कुल मिलाकर के 55,970 टीके लगा चुके हैं। न कोई भीड़ न भाव, तुरंत इंजेक्शन लगा और 20 मिनट बाद चली भी गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यही देना चाहते कि कम से कम सभी लोग टीकाकरण कराएं अधिक से अधिक, और जबकि यहाँ निःशुल्क हो रहा है तो जरूर जागरूक होना चाहिए लोगों को। ये टीका लगाने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, और जैसा सरकारी अस्पताल के विषय में सुनते थे उसके बिल्कुल विपरीत है। ये ऐसी व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं होगी जो सरकारी अस्पताल में है। और टीका लगाने का बिल्कुल पता भी नहीं लगा कि कब टीका लग गया, जबकि इंजेक्शन लगवाते हैं कहीं और भी कभी लगवाया है तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया स्टाफ है कि हमें ये जानकारी नहीं, पता भी नहीं लगा कि इंजेक्शन हमारे कब लग गया। और यहाँ का स्टाफ का व्यवहार, यहाँ के डॉक्टर व्यवहार बहुत बढ़िया है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमें जागरूक होने की जरूरत है और इसके जिम्मेवार हम पब्लिक हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसको कोरोना को जल्द से जल्द काबू करा जाए। अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है, मैंने अपने टीका लगवाया है। मैं ये कहता हूँ सभी नागरिकों को इसका टीका लगवाना चाहिए कोविड का। सरकार जनता की सेवा के लिए सब काम कर रही है। हर व्यक्ति को टीका लगवाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। स्थिति बहुत अच्छी है। एक एक पेशेंट को मतलब 2 गज की दूरी से ही भेजा जा रहा है, और जो अंदर डॉक्टर्स और नर्स टीकाकरण करने के लिए बैठी हैं वो बार बार हाथ सैनिटाइज कर रही हैं, और जो वैक्सीनेशन कर रही हैं वो सब बिल्कुल फिट है। और यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा पीपुल, और अपनी सावधानी रखें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी से रहें, और जब तक आवश्यकता ना हो तो बुजुर्ग व्यक्ति और जो एडल्ट हैं वो ज़्यादा बाहर ना निकलें।
सरकार के निर्देशानुसार एटा जिले में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। शासन द्वारा जिले में खरीद के लिए 89 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां सरकारी समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके। खरीद में बिचौलिए शामिल न हो, इसके लिए शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन ई-पॉस मशीन के माध्यम से गेहूं खरीदा जा रहा है, जहां किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना होता है, जिससे सत्यता के साथ किसानों की पहचान होती है। एसडीएम राजीव कुमार पांडे ने बताया है कि अभी ई-पॉस मशीन जिले में 9 केंद्रों पर लगाई जा चुकी है। बचे हुए केंद्रों पर जल्द ही ई-पॉस मशीन लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं किसानों ने बताया कि हमारा गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन भी पूरी तरह से करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। मेरा गेहूं लगभग 150 से 200 कुंटल यहाँ पड़ा है। उसका पेमेंट लगभग 7 से 8 दिन में आ जाएगा। और यहाँ जो बिचौलिए गेहूं लेते थे उनसे काफ़ी राहत है। सीधा गेहूं पड़ता है और 7 दिन में पेमेंट आ जाता है। कोरोना की वजह से यहाँ बिना मास्क के एंट्री नहीं है और भीड़ भाड़ के देखते हुए एक एक करके गेहूं पड़ रहा है। अपने खेत में 25 बीघा गेहूँ किया है। 25 कुंटल गेहूँ साधन सहकारी समिति मोहम्मद नगर बजेरा पर डाला है, जिसका सचिव ने मुझे ब्यौरा बताया है कि 6 से 8 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। बिचौलियों को छोड़कर अब मेरा गेहूं डायरेक्ट जा रहा है सरकार के खाते में, उससे मुझे बहुत फायदा है। मेरा गेहूं लेवी पे आता है, बिचौलिए के हाथ नहीं बेचता हूँ और यहाँ 6-7 दिन में हमारा पैसा बैंक खाते में आ जाता है। गेहूं खरीद 2021-22 चल रही है और किसानों का गेहूं 250 कुंटल आ चुका है, जिसका भुगतान 72 घंटे में किया जा रहा है। गेहूं खरीद के तहसील अलीगंज के अंतर्गत सभी केंद्रों को खोल दिया गया है और उन पर जो उपकरण होते हैं गेहूं खरीद के, वो सारे के सारे उपकरण दे दिए गए हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे के द्वारा खरीदी का भी प्रावधान किया गया है सरकार की तरफ से। पूरे जनपद में 9 कांटे प्राप्त हुए हैं, जो एआरएम ने 9 जगह दिए हैं। अभी हमारी तहसील को प्राप्त नहीं है। मैंने एआरएम से अनुरोध किया है कि वो कांटा हमारी तहसील में भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों से खरीद और उसकी तौल के बारे में सही आंकलन हो सके। एसटीएफ ने कानपुर के किदवई नगर से कोविड-19 के लाइफ सपोर्ट के लिए आवश्यक कोविफॉर इंजेक्शन की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ से एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि पिछले कई दिनों से इस इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। लगातार बाजारों में कमी होने के कारण ड्रग तस्कर इसके मनमाने रेट से बेच रहे थे। गिरफ्तारी के समय इन लोगों के पास से 265 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में योगी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों के गेहूं की खरीद का कार्य जोरों पर है। कोविड गाइडलाइन के तहत संचालित इन गेहूं के केंद्रों पर किसान एक बार अपने टोकन नंबर जारी होने के साथ उसी दिन गेहूं की खरीद सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। क्रय केंद्रों पर छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त तौलाई के लिए अलग से कांटों के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर किसानों के लिए एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद का लाभ उनके खाते में दिया जा रहा है। किसानों का मानना है कि योगी सरकार की मूल्य समर्थन योजना से इस बार उन्हें गेहूं की उपज पर अधिक एमएसपी के साथ साथ कम समय में खरीद का पूरा लाभ भी मिल रहा है। बाराबंकी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तृतीय चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए प्रत्याशियों द्वारा 13 अप्रैल व 15 अप्रैल को नामांकन किया गया है। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नामांकन स्थल से 500 मीटर की दूरी पर रोका जा रहा है। नामांकन में कोविड नियमों को पालन कराया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट में, जबकि ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत
सदस्य पद के लिए ब्लॉक में नामांकन हो रहा है। जिले में ग्राम प्रधान के लिए 1161 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 14,473 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1,440 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 57 पदों के लिए नामांकन हो रहा है। 15 तारीख को और सभी जगह पर जो है नॉमिनेशंस हो रहे हैं। हमारे जनपद बाराबंकी में प्रधान पद के लिए कुल 1161 पद हैं और सदस्य ग्राम पंचायत का 14,473, क्षेत्र पंचायत सदस्य का 1440 और जिला पंचायत सदस्य के 57। तो इन सभी जगह पर जो है ये सारे ब्लॉक्स में और जिला पंचायत सदस्य के लिए हमारे कलेक्ट्रेट में इन 4 कक्षों में नामांकन प्रोसेस जो है वो जारी है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सूरतगंज प्रथम से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आज नामांकन करवाया। चुनाव जीतने के बाद मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए आगे तत्पर रहने का संकल्प लेता हूं। गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन है हम उसको पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। अपने हिसाब से हमने कहीं भी कोई मौका किसी को नहीं दिया है, ना हम पब्लिक से कोई वादा कोई दावा कर रहे हैं। हमारा ये है कि जो भी अधिकार गवर्नमेंट से उनका आएगा वो हमारे क्षेत्रवासियों का होगा, क्षेत्रवासियों तक पहुँचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान जितनी भी हो सके वो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और अगर मैं जीत गई तो मैं जनता की जितनी भी आवश्यकताएं हैं सारी चीज़ों को पूरी करूंगी और सबका ध्यान रखूंगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुल 18 जनपदों में लगभग 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अयोध्या में 70%, आगरा में 71.61%, कानपुर नगर में 75%, गाजियाबाद में 73.33%, गोरखपुर में 70%, जालौन में 63.15%, झांसी में 80%, प्रयागराज में 75%, बरेली में 73.3%, भदोही में 63.81%, महोबा में 78%, रामपुर में 71%, रायबरेली में 68% और श्रावस्ती में 64%, संत कबीर नगर में 70%, सहारनपुर में 74.57%, हरदोई में 70% और हाथरस में 70.55% मतदान हुआ है। झांसी में कुछ जगहों पर मारपीट की वारदात होने के बाद समथर के दतावली में पुनः मतदान की संस्तुति जिलाधिकारी ने की है। बगौरा बूथ पर पोलिंग हो रही थी, जिसमें एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को आपस में मारपीट करते हुए। कुछ महिलाएं एक व्यक्ति को मार रही थी। गांव वालों को बताया गया कोई बाहरी व्यक्ति आ गया था और कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है कि एक प्रत्याशी के परिजनों को पीटा गया था। इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई तहरीर प्राप्त होगी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। कोई भी अपराध घटित हुआ है तो उसका अभियोग पंजीकृत करके उसकी विवेचना की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के लिए जारी की गई आरक्षण सूची में महिलाओं को अहम हिस्सेदारी दी गई है। जालौन की आटा ग्राम पंचायत भी एक ऐसी ही ग्राम पंचायत है जहां देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब गांव के विकास की बागडोर अब किसी महिला प्रधान के हाथों में होगी। इस पंचायत चुनाव में आटा ग्राम पंचायत की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य महिला सीट आरक्षित होने के बाद अब इस गांव की महिलाएं पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। गांव की सरकार के लिए करीब 10 महिलाएं इस बार चुनावी मैदान जो प्रधान के कार्य होते हैं उसमें सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रांत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमित लोगों में से अब तक 1,24,29,564 लोग हुए ठीक। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,17,000 से ज्यादा मामले आए सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया कि राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल पर स्थापित किया जाएगा 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। इस अवधि में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाएं ही होंगी संचालित। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित प्रदेश के 10 जनपदों में बढ़ाई गई चौकसी। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बढ़ाई गई पुलिस की गश्त। लोगों से घर से ना निकलने की गई अपील।
समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में एक सूचना, अहम सूचना, फिलहाल घर में रहें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते रहें और सामाजिक दूरी ज़रूर बनाए रखें। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ना ज़रूरी हो तो घर पर ही रहें। फिलहाल समाचारों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।